बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बरें लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, उन ख़बरों की तफसीलात पे आने से पहले चंद छोटी ख़बरें हैं, मुख्तसर ख़बरें हैं। अब उन ख़बरों की डिटेल कम है लेकिन इम्पैक्ट बड़ा है। तो उन दो छोटी ख़बरों से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और उसके बाद हमारे व्लॉग की जो बड़ी ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले बात करते हैं हुकूमत के फ़ैसले की। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग के दौरान जो हुकूमत की तरफ से फ़ैसले लिए गए, ख़ास तौर पे जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा किया गया, पहले 8 रुपये का पेट्रोल पे, फिर 55 रुपये का, फिर 137 रुपये का। पेट्रोल की कीमत में होने वाले इस इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी, क्योंकि डायरेक्टली इसका जो इम्पैक्ट आ रहा था वो आम आवाम के पॉकेट पे आ रहा था। जो आम लोग हैं उनका घर का बजट जो है वो मुतासर हो रहा था। लेकिन हुकूमत ने एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी तो उसका फ़ायदा आवाम को पास ऑन किया जाएगा। तो कल शाम को हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये का इजाफा किया गया, माफ़ी चाहता हूँ, 74 रुपये की कमी की गई, क्योंकि इससे पहले जितनी खबरें भी आई हैं वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की आती रहीं, तो वो ज़ुबान पे इजाफे वाला लफ्ज़ ही चढ़ रहा। तो पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये कमी की गई और जो डीज़ल है उसकी कीमत में 67 रुपये की कमी की गई। अब इस कमी के बाद डीज़ल 311 रुपये पर लीटर है और जो पेट्रोल है वो 299 रुपये पे आ चुका है। लेकिन नाशुक्री भी की जा रही है। अवाम जो है इस कमी के ऊपर खुश हैं। अवाम की तरफ से एक मुतालबा है जो कि जायज़ मुतालबा है कि मज़ीद पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में कमी होनी चाहिए, लेकिन बीच में ऐसे नाशुक्रे भी हैं जिन्होंने अपनी सियासत चमकानी होती है। जैसे जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी की तरफ से पेट्रोल की कीमत जो कम करके 299 रुपये की गई है, इसको मुस्तरद कर दिया गया है। चलें, ये तो शायद अवाम भी किसी न किसी तरीके से मुस्तरद कर रहे हैं, अवाम मुतालबा कर रहे हैं मज़ीद कमी होनी चाहिए। लेकिन जो बात जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं ना, कि 3 साल तक जो पेट्रोल की कीमत है 225 रुपये पर लीटर जो है फिक्स कर दी जाए। अब इनसे लॉजिक पूछी जाए, भाई किस फार्मूले के तहत, किस तरीक़ाकार के तहत आप पेट्रोल की कीमत 225 रुपये पे फिक्स कर सकते हैं? अभी तो हतमी जो मुआहिदा है ईरान अमेरिका के मबैन हुआ नहीं है, ये तो अबूरी मुआहिदा है, मफाहमती याददाश्त पे दस्तखत हुए हैं और जो हतमी मुआहिदे के मुज़ाकरात हैं वो अगले 60 रोज़ चलने हैं। और सदर ट्रंप का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हतमी मुआहिदा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हुआ, हम दोबारा ईरान पे बमबारी करेंगे, हमले करेंगे। तो 3 साल किसने देखे हैं? 3 साल दुनिया में कौन सी जंगें होती हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं आलमी मंडी में कहाँ जाती हैं, आप कैसे फ़िक्स कर सकते हैं? IMF से कर्ज़ लेके, लोकल बैंकों से कर्ज़ लेके हम अपना मुल्क चलाते हैं, अपनी इकॉनमी चलाते हैं, तो कैसे आप 225 रुपये 3 साल के लिए फ़िक्स कर सकते हैं? बताएं ना। क्या पेट्रोल पाकिस्तान में निकलता है? नहीं, आलमी मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। तो पेट्रोल की कीमत तो जो आलमी मंडी में कीमत होगी, जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत होगी, उसकी बुनियाद पे आप यहाँ पे फ़रोख्त करेंगे। और जो IMF का लीवी का मुतालबा है, आप उससे पीछे भी नहीं हट सकते। तो ये इस किस्म के जो मुतालबात हैं ना, ये मुतालबे नहीं होते, ये सिर्फ यहाँ पे सियासत की जारी होती है। और सियासत का ना सर होता है ना पैर होता है। अब चूँकि हम पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी की बात कर रहे थे और ये मामला जुड़ा है ईरान अमेरिका जंग के साथ, तो नाज़रीन ख़बर ये है, पहले तो एक ख़बर आपके साथ शेयर कर लें कि जो सदर ट्रंप का जो एयरफोर्स 1 का जो जहाज़ था, 35 साल की उसकी मियाद मुकम्मल होने के बाद उसको ग्राउंड कर दिया गया है। सदर ट्रंप का जो जहाज़ था, जो बतौर सदर वो इस्तेमाल कर रहे थे, उसको रोक दिया गया है कि अब ये सदारती जो बेड़ा है उस बेड़े में ये तैयारा शामिल नहीं होगा। और कतर की तरफ से $40 करोड़ का जो एक नया बोइंग तैयारा, लग्जरी तैयारा जो सदर ट्रंप को गिफ्ट किया गया था, उससे सदारती बेड़े में शामिल कर लिया गया है। लेकिन ये जो तैयारा सदर ट्रंप जो इस्तेमाल कर रहे थे, G7 इजलास में भी इसी तैयारे पे बैठ के वो शिरकत करने के लिए आए थे। ये 35 साल पुराना जहाज़, इसका आगाज़ हुआ था जॉर्ज बुश से। जॉर्ज बुश जब सदर बने थे अमेरिका के, तब से इसको इस्तेमाल करना शुरू किया गया था।
और अब सदर ट्रंप के दौर में इसके 35 साल की मियाद मुकम्मल होने पे इसको ग्राउंड कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो मुआहिदा हुआ है ईरान अमेरिका का, उस मुआहिदे से मुतल्लिक भी कुछ खौफनाक ख़बरें या कुछ खदशात सामने आ रहे हैं। एक ख़बर तो नाज़रीन ये सामने आई है कि अमेरिकन जो मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को कोट करके, कि इस मुआहिदे को जो है वो इसराइल सबोताज कर सकता है। इस मुआहिदे को सबोताज करने के लिए इसराइल ऐसा कदम उठा सकता है जिससे जो मुआहिदा है ईरान अमेरिका के माबैन उसको डायरेक्टली नुकसान पहुंच सकता है। तो रात के आपने देखा कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का MBS के साथ जो रब्ता हुआ, उसमें यही बात की गई कि इस मुआहिदे के बाद बड़े मोहतात तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं वो इस मुआहिदे को सबोताज, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब आप देखें ना कि लबनान और इसराइल के माबैन जो जंगबंदी हुई है, कल 4 बजे से उसका नफाज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल की तरफ से लबनान पे हमले किए गए, जंगबंदी के ऐलान के बावजूद भी 12 हमले किए गए। और इन हमलों से यही खदशा पैदा होता है कि इसराइल नहीं चाहता कि ये मुआहिदा कायम रहे, और इस मुआहिदों को तोड़ने के लिए इसराइल की तरफ से खुफिया और ज़ाहिरी कोशिशें की जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ डेवलपमेंट ये हुई है कि वो मुज़ाकरात जो कि स्विट्ज़रलैंड में होने थे गुज़िश्ता रोज़, जो मौखर कर दिए गए थे, अब ये मुज़ाकरात जो हतमी राउंड है इन मुज़ाकरात का, उसके लिए जो सदर ट्रंप के जो मामले खसूसी एलची हैं स्टीव वेटकॉफ, वो स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। जेड कुशनर ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, और जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, वो भी स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी ईरान की यात्रा पे निकल गए हैं। ना सिर्फ ईरान के लिए वो रवाना हुए हैं, उनका 5वां दौरा है, बल्कि मशहद जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पहुँच चुके हैं। अब इस दौरे से मुतल्लिक़ ये बताया गया है कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर ईरान की जो आला क़यादत है, आला शख्सियात के साथ, आला हुकूमती क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे, ईरान अमेरिका मुआहिदे के ऊपर मुबारकबाद पेश करेंगे। लेकिन जो इलाकाई ख़ित्ते की सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। लेकिन इस दौरे में जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई पैगाम भी लेके गए होंगे पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का, जो कि ईरान की आला क़यादत को जो है वो दिया जाएगा। लेकिन फोकस यही होगा कि जो अल्लाह ताला के करम से जो पहला अबूरी मुआहिदा जो मफाहमती याददाश्त हुई है, उसके बाद जो हतमी मुज़ाकरात का पहला राउंड स्विट्ज़रलैंड में होने जा रहा है, इसमें भी पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदारी का फ़रीक़ैन को मुज़ाहरा करना पड़ेगा, ताकि दोनों फ़रीक़ैन ईरान अमेरिका जो है वो किसी हतमी मुआहिदे पे पहुंच सकें। ना सिर्फ हतमी मुआहिदे पे पहुंच सकें, बल्कि ये भी बाबर करवाया जाएगा कि इस मुआहिदे को सबोताज करने के लिए जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स मुतहरक हुए हैं उनसे मुतल्लिक़ भी बाखबर रहना होगा। तो ये दौरा जो है मोहसिन नकवी साहब का, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है। अब नाज़रीन आ जाते हैं, बात करते हैं 2 जजेस की, कि 2 जजेस की कुर्सी और जजेस जुड़े हैं आला अदलिया से, उनकी कुर्सी कैसे ख़तरे में पड़ गई है। नाज़रीन जब हम आला अदलिया की बात करते हैं तो पिछले 2 सालों में जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया। अभी वो रेफरेंस की प्रोसीडिंग चल ही रही थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि जस्टिस नकवी साहब ने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया, और वो इस्तीफ़ा देने से पहले मज़ाहिर नकवी साहब ने जो जवाब जमा करवाया था, उस जवाब में उन्होंने डट के कहा था कि मेरे ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, मनगढ़ंत हैं, और मैं अपने ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगाए गए इल्ज़ामात का दिफा करूँगा। लेकिन 24 घंटे ही नहीं गुजरे थे कि अपने उस जवाब के बरक्स जो नकवी साहब ने कहा था कि मैं दिफा करूँगा, वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर गए। अब जब आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग चल रही होती है, और प्रोसीडिंग के दौरान जब आप इल्ज़ामात को फेस करने की बजाय जो सवालात आपसे पूछा जाता है या जो आपकी अकाउंटेबिलिटी चल रही होती है, वहाँ पे अपने आप को काबिल एहतसाब बनाने के बजाय जब आप रिज़ाइन कर जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस यही लिया जाता है कि जनाब के ख़िलाफ़ जो लगाए गए इल्ज़ामात थे, शायद उसमें इतना सब्सटेंस था कि सज़ा के मुमकिना फ़ैसले को देखते हुए
जज साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया। ये इन्फ्लुएंस लिया जाता है, ये तासुर लिया जाता है जब आप रिज़ाइन कर जाते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपना दिफा करने की बजाय। अच्छा, जैसे ही वो नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उसके अगले रोज़ जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज थे सुप्रीम कोर्ट में, वो भी अपने ओहदे से रिज़ाइन कर गए। और सबसे शॉकिंग जो इस्तीफ़ा था वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का था। इजाज़ुल एहसन साहब के इस्तीफ़े के बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस्तीफ़ा दिया, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन ये जो दो इस्तीफ़े थे, चाहे अतर मिनल्ला साहब का था, चाहे जस्टिस मंसूर शाह साहब का था, ये एक्सपेक्टेड थे। मार्केट में इन इस्तीफ़ों की बात होती थी कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद आला अदलिया से कई जजेस रिज़ाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड था वो यही था कि मंसूर शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब रिज़ाइन कर जाएंगे, तो वो रिज़ाइन कर गए। लेकिन शॉकिंग, जो हैरान कुन और गैर मतवक्के इस्तीफ़ा था वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का था। उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है को वारंटों की। और को वारंटों की उस पूरी प्रोसीडिंग में जो मेरी राय है, जो इल्ज़ाम जहांगीरी साहब पे लगा कि इनकी डिग्री वैलिड नहीं है, और एक ऑप्शन भी दिया गया, एक ऑफ़र भी किया गया कि अगर जज साहब अपनी डिग्रियां और जो रिज़ल्ट कार्ड हैं वो पेश कर दें तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन जहांगीरी साहब ने अपनी वो डिग्रियां, रिज़ल्ट कार्ड जो है अदालत में नहीं पेश किए। लेकिन अल्टीमेटली चाहे जो भी हुआ, रिज़ल्ट ये निकला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जज के ओहदे से फारिग कर दिया और वजारत कानून से कहा कि फौरी तौर पे जज साहब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और उसके बाद जहांगीरी साहब की जो अपील है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। कई महीने हो चुके हैं, अपील फाइल है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, लेकिन अभी तक पहली सुनवाई के लिए उस अपील को समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया गया है। लेकिन इसी के पैरेलल जहांगीरी साहब जो फारिग हुए हैं, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, और जो साबका खातून जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, उनको भी ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो चुका है। अब जो कार्रवाई चल रही है उसमें कहा गया है कि दोनों जज साहबान को, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा को और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को, उनके ओहदे से हटाया जाए। और इस अदालती कार्रवाई को प्रिजाइड कर रहे हैं, यानी बेंच के जो सरबराह हैं जैसे खादम हुसैन सोमरू साहब हैं, और उनकी तरफ से दोनों जज साहबान से मुतल्लिक जो प्रोसीडिंग है उसे आगे बढ़ाते हुए 30 जून तक वफाकी हुकूमत से और वजारत कानून से जवाब तलब कर लिया गया है। ना सिर्फ वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा गया है, वजारत कानून से ना सिर्फ जवाब मांगा गया है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं खादम हुसैन सोमरू साहब, उनकी तरफ से 27A का नोटिस भी जारी किया गया है। और 27A का नोटिस होता है अदालती मामनत का, और ये नोटिस जारी किया जाता है अटार्नी जनरल को कि आप इस कानूनी और आइनी मामले पे, क्योंकि आइन का आर्टिकल 209 तो ये कहता है कि जज के खिलाफ आप प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, जज को हटाएगी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हटाएगी। क्या इन दोनों जज साहबान के खिलाफ अदालत प्रोसीड कर सकती है, कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है? तो इस पे जो आइनी और कानूनी मामनत है वो अटार्नी जनरल साहब से मांगी गई है, और 30 जून तक जो है वो तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया गया। देखें, इन दो जज साहबान के खिलाफ जो प्रोसीडिंग चल रही है, जाहिर सी बात है कि जज साहबान की जो कुर्सी है वो ख़तरे में है, लेकिन प्रोसीडिंग किस करवट बैठती है? आया कि दरख्वास्त खारिज होती है या इसके बरस कोई और फैसला अदालत की तरफ से आता है? इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।